गुड मॉर्निंग मेरे मित्रों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बीपीएससी शिक्षक बहाली में बीपीएससी के द्वारा विशेष तौर पर एससीईआरटी बुक्स को फॉलो करने का निर्देश दिया गया है। तो मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच एससीईआरटी बिहार ऑडियो बुक सीरीज लेकर। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 11, सजीवों में अनुकूलन। एक ऊंट और एक घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों जब भी मिलते ढेर सारी बातें करते। घोड़े को अपनी तेज चाल और सुंदरता पर घमंड था। ऊंट बड़ा शांत स्वभाव वाला और बुद्धिमान था। ऊंट का कद बहुत लंबा था। एक दिन ऊंट घोड़े को रेत के तूफान की बात सुना रहा था। उसने बताया कि तूफान के कारण वह रास्ता भटक गया था। 5 दिन तक अपने मालिक को पीठ पर लादे घूमता रहा और फिर जाकर घर पहुंचा। ऊंट की बात सुनकर घोड़ा हंसने लगा। बोला, अरे तुम जैसे धीरे चलने वाले जानवर और कर भी क्या सकते हैं। मैं होता तो एक दिन में रास्ता ढूंढकर मालिक को घर पहुंचा देता। ऊंट चुपचाप घोड़े की बात सुनता रहा, फिर बोला, कभी मेरे साथ चलना जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं और दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आता। घोड़ा झट तैयार हो गया। बोला, चलो अभी चलते हैं। और अगले ही क्षण दोनों चल दिए रेत के टीले की ओर। घोड़ा तो टप टप सरपट भागना शुरू कर दिया। ऊंट मजे से पहले अपनी एक तरफ की दोनों टांगें बढ़ाता और फिर दूसरी तरफ की। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा रुक गया और ऊंट का इंतजार करने लगा। जैसे ही ऊंट पास आया तो घोड़ा बोला, कितना धीमा चलते हो, जरा तेज चलो। ऊंट बोला, रुको भाई, आगे जाकर तो तुम भी धीमे हो जाओगे। और वही हुआ। रेत के टीलों के पास पहुंचते पहुंचते घोड़े की चाल धीमी हो गई। उसके पैर रेत में धंस जाते और वह मुश्किल से आगे बढ़ पाता। पर ऊंट अपनी उसी चाल से चलता रहा। उसके पैर नीचे रखते ही फैल जाते और रेत में धंसने से बच जाते। धूप भी तेज थी। गर्मी और प्यास के मारे घोड़ा का हालत खराब था, पर ऊंट को तो जैसे कोई परेशानी ही नहीं थी। वह अपनी मस्ती में चलता रहा। घोड़ा अब थक चुका था। बोला, मुझे आगे नहीं जाना, वापस चलें। ऊंट बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी थक गए। घोड़ा तो हाँफ रहा था। झट मुड़कर वापस जाने लगा, पर यह क्या, अचानक से रेत का तूफान आ गया। चारों तरफ अंधेरा हो गया और रेत ही रेत उड़ने लगी। घोड़े की हालत खराब हो गई। आंखों में रेत, कानों में रेत, नाक और मुंह में रेत ही रेत। तूफान रुकने तक घोड़े की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी, जबकि ऊंट तूफान में भी आराम से खड़ा था। घोड़ा हैरान था। बोला, ऊंट भाई, तुम इतने आराम से कैसे खड़े हो? तुम्हारी आँखें, कान, नाक में रेत नहीं गई? ऊंट बोला, मेरी आँखों को देखो, पलकों के लंबे बाल और घनी भौहें उन्हें रेत और मिट्टी से बचा लेती हैं। मेरे छोटे छोटे कानों में भी रेत आसानी से नहीं जा सकती। अपनी नाक को मैं अपनी मर्जी से खोल सकता हूँ और बंद कर सकता हूँ। और जब 5 दिन तक खाते पीते नहीं हो तो कैसे जीते हो? घोड़े ने पूछा। ऊंट ने बताया, मेरे कुबर में भोजन चर्बी के रूप में जमा रहता है, जो बुरे वक्त में काम आता है। पानी पिए बिना भी मैं कई दिन जी सकता हूँ। अब घोड़े को समझ आ गया कि अगर वह तेज भागने की ताकत रखता है तो ऊंट रेतीले इलाकों में रहने की। दोनों में अपनी अपनी खूबियां हैं, इसलिए तेज भागने पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए था। बच्चे, इसी प्रकार और भी जानवर आपने देखे होंगे जो अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। नीचे दी गई तालिका 11.1 में विभिन्न परिवेश में जंतुओं के नाम लिखे हैं। क्रियाकलाप 1, तालिका 11.1। इसमें 4 कॉलम बने हुए हैं। जंगल में, रेगिस्तान में, पर्वतीय क्षेत्रों में तथा जल में। जंगल में रहने वाले जीव शेर, रेगिस्तान में ऊंट, पर्वतीय क्षेत्र में भालू और जल में मछली। इसी तरह जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में नागफनी, जल में कमल, पर्वतीय क्षेत्र में शंकुआकार पौधे जैसे पाइनस तथा सागवान एवं फर्न आदि। अपने मित्रों, माता पिता एवं अध्यापक से भी इस पर बातचीत कीजिए। पुस्तकों, चित्रों, टीवी कार्यक्रमों, पत्रिकाओं आदि से आप इस तालिका को और बढ़ा सकते हैं। इस तालिका 11.1 में रेगिस्तान व जलीय कॉलम में आपको क्या मिला? क्या दोनों में एक प्रकार के जीव या पौधे हैं? इन दोनों जगहों के परिवेश में क्या फर्क है?
समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी खारे जल में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु अर्थात ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? पाठ के शुरू में ऊंट एवं घोड़े की कहानी हमने पढ़ी। ऊंट के शरीर में ऐसी क्या खास बातें हैं जो उसे रेगिस्तानी इलाकों में रहने योग्य बनाती हैं? इसके लक्षण को सूचीबद्ध करें। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ होगा? इसके अलावा ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसके शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। साथ ही वह बहुत कम पेशाब करता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता। इन्हीं सब बातों के कारण वे जल के बिना बहुत दिनों तक रह सकते हैं। अपने आसपास किसी नदी, तालाब, पोखर पर जाइए तथा विभिन्न प्रकार की मछलियों का अवलोकन कीजिए। विभिन्न मछलियों की आकृति में क्या समानता है? मछलियों का शरीर धारारेखीय है, इसे नौकाकार भी कहते हैं। इनका शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। सल्क इसके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा इसकी विशिष्ट आकृति जल में गति करने में सहायक होती है। जल के पक्ष एवं पूंछ चपटे होते हैं जो उसे जल के अंदर दिशा परिवर्तन में एवं संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। क्या ऐसी ही कई बातें अन्य जलीय जंतुओं में भी हैं? हमने देखा कि मछली एवं ऊंट में अलग अलग शारीरिक संरचनाएं हैं जो उन्हें जल एवं रेगिस्तान में रहने में मदद करती हैं। ऐसे ही पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं जिनमें अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं। ऐसी विशिष्ट संरचनाएं एवं स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहाँ से उसे भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताएं पूरी होती हैं उसका वासस्थान कहलाता है। जमीन पर पाए जाने वाले सजीवों में स्थलीय वासस्थान तथा जल में पाए जाने वाले सजीवों के वासस्थान को जलीय वासस्थान कहते हैं। स्थलीय वासस्थान में कई विविधताएं हैं जैसे वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वतीय प्रदेश। इसी प्रकार जल में जलीय आवास में विविधताएं हैं जैसे दलदल, खारे पानी तक की झीलें व समुद्र आदि। जीव अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके ही जीवित रहता है। इस सामंजस्य के दो प्रकार होते हैं। एक अल्पावधि में विकसित होने वाला सामंजस्य और दूसरा लंबी अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ सजीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है और कोई भी शारीरिक श्रम करने में असुविधा होती है। थोड़े दिनों तक हम उस परिवेश से सामंजस्य कर लेते हैं। इस प्रकार के अस्थायी अनुकूलन को पर्यानुकूलन कहते हैं। इसे अलग कुछ सामंजस्य अगले अंतराल के बाद उत्पन्न होता है जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग में जन्म से ही फेफड़े की क्षमता अधिक होती है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यह आनुवांशिक अनुकूलन है। क्या आपके साथ ऐसा पर्यानुकूलन हुआ है? विस्तार से अपने दोस्त के साथ चर्चा कीजिए। क्या पर्यानुकूलन लंबे समय तक रहता है अपने परिवेश में आने पर या फिर अपने परिवेश में आने पर समाप्त हो जाता है? क्रियाकलाप 2, चने के कुछ सूखे बीज को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों को एक ढेर से अलग रखें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीज को 4 हिस्सों में बांटें। उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबा कर रख दें। सूखे हुए बीज को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग को धूप वाले कमरे में तथा दूसरे भाग को पूरे अंधेरे क्षेत्र में रख दें जैसे अलमारी, संदूक जिसमें धूप न जाए। अंतिम भाग को ठंडी जगह जैसे फ्रिज या बर्फ की पेटी में रखें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें व अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं?
क्या सभी पांचों भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या प्रकाश और अंधेरे में रखे जीवों के अंकुरण की मात्रा में फर्क है? ऐसा क्यों हुआ? वायु, जल, प्रकाश तथा उष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। सजीव बहुत ठंडे हैं और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। ये जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी जीव में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन के कारण आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तन के प्रति अपने आप को ढाल नहीं पाते, वे नष्ट हो जाते हैं। केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। अब है अगला तालिका 11.2। इसमें अलग अलग वास स्थानों में अजैव घटक के बारे में लिखा हुआ है। और जैसे घटक है ताप, पानी, मिट्टी, हवा, प्रकाश। और फिर स्थल हैं मरुस्थलीय स्थल, मैदानी और जलीय। तो जैसे ताप जो है वो मरुस्थलीय भागों में दिन में ज़्यादा तथा रात में कम होता है, मैदानी भागों में कम रहता है और जलीय भागों में कम रहता है। विभिन्न वास स्थान। स्थलीय वास स्थान। एक, मरुस्थल। मरुस्थल में दिन में तेज गर्मी पड़ती है और रातें अधिक ठंडी होती हैं। ऊंट के बारे में हमने पढ़ा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे जीव अधिक ताप से बचने के लिए गहरे बिलों में चले जाते हैं तथा रात को भोजन के लिए बाहर आ जाते हैं। नागफनी, बबूल, ग्वारपाठा आदि रेगिस्तानी पौधे आपने अपने आसपास देखे होंगे। इनमें क्या खास बातें हैं? क्रियाकलाप 3। गमले अथवा बगीचे में लगे एक कैक्टस तथा पत्तियों वाली एक पौधा लीजिए। दोनों को पॉलीथीन से ढक दीजिए। कुछ देर धूप में रहने दीजिए। दोनों पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं। थोड़ी देर बाद पॉलीथीन में इकट्ठा हुआ पानी की मात्रा को देखिए। किस पौधे ने कम वाष्पोत्सर्जन किया? कम वाष्पोत्सर्जन इन पौधों को अपने परिवेश के अनुकूलन में मदद करता है। पर्वतीय क्षेत्र। पहाड़ों पर सामान्यतः बहुत ठंडी होती है और सर्दियों में तो हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष शंक्वाकार अर्थात कीप जैसे होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के समान होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम आसानी से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। यह याक है। इनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। जैसे शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका रहता है। पहाड़ी तेंदुए पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैर को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं। अतः जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों में अनुकूलन में विविधताएं दिखाई देती हैं। घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। इन दोनों जंतुओं की आँखों को देखिए, उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है। क्या वे चेहरे के सामने हैं अथवा पार्श्व यानी कि बगल में हैं। शेर के अगले पैर के नख लंबे होते हैं जिन्हें वह पाद उंगलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उनके जीवन यापन में सहायता करती है? उनका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है तथा शिकार को
चारों तरफ देखने में सहायक होती है। एक दूसरा जंतु है हिरण, जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए उनके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी की उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। उसके सिर के पार्श्व में दोनों तरफ स्थित आंखें दोनों दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती है। हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेर, हिरण तथा अन्य जंतुएं एवं पौधों में और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके वास स्थान में जीवित रखने योग्य बनाती है। जलीय वास स्थान, समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारारेखीय होता है, जिससे वह जल में आसानी से तैर सकता है। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारारेखीय नहीं होता है। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। जल में श्वसन लेने के लिए इनमें गलफड़े अथवा क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतु में गिल नहीं होते हैं। यह शरीर पर स्थित नसा द्वार अथवा वात छिद्र द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर जल के सतह पर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर अथवा समुद्री जीवन पर चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक प्रक्रिया को देखा है? तालाब एवं झील। क्या आपने तालाब, झील, नदियों एवं नालों में पौधों को उगते देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियां, तने और जड़ किस प्रकार व्यवस्थित हैं। अपने आसपास के तालाबों, पोखरों में मिलने वाले जलीय पौधे के स्थानीय नाम की सूची बनाएं तथा अवलोकन कीजिए कि पौधे का कौन सा हिस्सा या अंग जलीय वास स्थान के लिए अनुकूलित है। इनमें से कुछ पौधों की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर होती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल एवं खनिज पोषक की अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, परंतु जलीय पौधों में जड़ आकार में बहुत छोटी होती हैं एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां एवं फूल जल के सतह पर प्लवन करते रहते हैं। आपने तालाबों में कमल के पौधे को देखा होगा। फूल जल की सतह पर रहती है तथा बड़ी बड़ी गोल पत्तियां जल की सतह पर फैली रहती हैं। जलकुंभी पौधे का नाम भी आपने सुना होगा। कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधों की पत्तियां संकरी एवं पतली रिबन की तरह होती हैं। यह बहते जल में सरलता से मुरझाती हैं। कुछ अन्य पौधों में पत्तियां बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्ती को कोई क्षति नहीं होती है। आपने मेढक को देखा ही होगा। मौका मिले तो इनके पिछले पांव को ध्यान से देखिए। मेढक के पिछले पांव लंबे, मजबूत होते हैं, जो उसे छलांग लगाने एवं शिकार करने में मदद करते हैं। इन पश्चपादों में जाल युक्त पाद उंगलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। हमने
केवल कुछ जंतुओं एवं पौधों की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवासों में रहने वाले जीवों की संख्या बहुत अधिक है। कल्पना कीजिए यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधों की पत्तियों की एल्बम तैयार करें तो उनमें कितनी विविधताएं होंगी। हमने सीखा पौधे पर पाए जाने वाले सजीवों में अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ संरचनाएं होती हैं। ऐसी विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की स्थिति को अनुकूलन कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पौधे शंकुआकार होते हैं। मछली का आकार धारा रेखीय या नौकाकार होता है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसी जंतुओं में गिल या गलफड़े नहीं होते हैं। मेढक के पिछले पैरों में झिल्ली युक्त पाद उंगलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। और इस तरह समाप्त होता है हमारा चैप्टर 11। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आप लोगों को उपयोगी लग रहा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाइए। तो फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले भाग में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।